हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपके यूपी बोर्ड के लिए। हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो जो तीव्रता का व्यंजक होता है ये आपसे बार बार एग्जाम वाला पूछता है, तो आज इसको करते हैं मक्खन। देखिए यहाँ पर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले लेक्चर में हमने बात कर लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इसका हम सूत्र प्राप्त करने वाले हैं। देखना यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये होता है डाइपोल, यहाँ एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, आपका एक माइनस क्यू आवेश इधर है, एक आवेश प्लस क्यू इधर है। यहाँ से आपका जो दूरी है वो क्या होने वाला है, न्यूनतम दूरी होने वाला है, जिसको हम लोग 2L कहते हैं। राइट, अब ये जो 2L होता है ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसको हम अपन लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ P बिंदु जो इसका आधा आधा होता है L और L। तो इसी के कारण कहाँ पर ज्ञात करना है, निरक्ष पर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं निरक्ष पर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम निरक्ष को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन लोग निरक्ष को ले लेते हैं। देखना एक लाइन ये हो गई। इससे निरक्ष जब लेंगे बच्चों तो निरक्ष का मतलब क्या होता है कि ये आपका क्या है, अक्ष है, और इसको कैंसिल करने वाली लाइन, सीधी लाइन को कैंसिल करने वाला वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, निरक्ष। तो यहाँ पर निरक्ष को ले लेते हैं। ठीक है, देखना ये आपका बिंदु जो है वो क्या है, निरक्ष है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या होने वाला है, निरक्ष बिंदु होने वाला है। राइट, अब ये निरक्ष बिंदु है, तो निरक्ष बिंदु पर अगर इस बिंदु को मिला दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समकोण त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये ये चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, आवेश को ले लेते हैं फटाफट, और बन गया आपका डायग्राम। यहाँ पर इसकी जो शेप है, जो लंबाई है, वो क्या होने वाला है, देखना ये हो गया टोटल लंबाई। ये चीज़ है, आधी लंबाई ले लेंगे इधर और आधी लंबाई ले लेंगे इधर। राइट, हाँ तो बच्चों ये चीजें हमें ले लेना है। अब यहाँ पर आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था, वैद्युत द्विध्रुव आपको बना लेना। ये जो दो आवेश को रख लेना छोटी छोटी दूरी पर। यहाँ पर हम दो आवेश को रख ले रहे हैं। एक आवेश यहाँ पर आपको रख देना है Q। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आवेश होगा वो क्या होने वाला है, Q आवेश होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा एक आवेश जो क्या है, प्लस का Q है, और एक आवेश क्या है, माइनस का Q है। तो एक प्लस आवेश व एक माइनस Q आवेश के बीच की जो दूरी है वो क्या है, न्यूनतम दूरी है, जिसको अपन लोग क्या देखते हैं, 2L कहते हैं। तो ये क्या आपका बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर आपको जो पॉइंट है क्या है, P है, उस P पॉइंट पर आपको क्या गणना करना है, तीव्रता की गणना करना है कि माइनस प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश कितना गणना कर रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस दूरी पर है सर, ये R दूरी पर ये बना हुआ है। जो आपका P वैद्युत द्विध्रुव है, इससे किस दूरी पर, P बिंदु पर हमें गणना करनी है, वो R दूरी होती है। इस 12 को अगर आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, L, और ये आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। राइट, तो ये आपका L दूरी है, ये क्या है, L दूरी होने वाला है। तो ये क्या है, आपका L दूरी है। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें हमें करना है बच्चों वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो प्लस Q आवेश ये है, और यहाँ पर अगर गणना करने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भी क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपल करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आगे की ओर, और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। राइट, तो दोनों का जो टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वो क्या होगा, एंगल यहाँ भी बन रहा है और एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। राइट, तो इधर एंगल की ओर अगर लेंगे तो क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो एंगल की ओर एक कॉस थीटा, दूसरा क्या है, कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा। और क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बच्चों, E, वो कुछ इस प्रकार से होगा, E
ई डैश कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर आपका 2 ई डैश कॉस थीटा, ई डैश क्या होता है, हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और जो 2 कॉस थीटा है वो 2 कॉस थीटा इसलिए लिया है, एंगल की ओर आपका जो थीटा है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा और कॉस थीटा मिल करके आपका 2 कॉस थीटा हो गया है। बस इतना ही काम करना है आपको। यहाँ पर देखना है समकोण त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री का, यहाँ समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, तो कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज मान लें, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, जैसे ए है, ये आपका बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ठीक है। यहाँ कुछ और नया बिंदु ले रहे हैं डी, राइट। अब अगर ए बी सी में समकोण त्रिभुज में देखें तो ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके कारण अलग निकालना है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको दूरी को निकालेंगे कि यहाँ पर कौन सी दूरी आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, ये छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद पहला काम यहाँ पर जो करना है अच्छे तरीके से वो करना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किस में लगा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्या हो रहा है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का होगा आधार का स्क्वायर, राइट। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, कर्ण स्क्वायर तो निकाल रहे हैं हम, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल होगा आपका लंब स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे देखना, BC, BC कितना है, R है, तो सर क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार तो AC है ये वाला, तो आधार हो जाएगा L, यहाँ पे आने वाला क्या, L का स्क्वायर, राइट। अब अगर K की वैल्यू निकालें तो K की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का हो जाएगा L स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण की जो वैल्यू आ गई इसको रख लेते हैं। यहाँ पर देखना कि AB बराबर है किसके, AD के, बता दो, चूंकि AB बराबर है AD के, ठीक है। तो जो दूरी यहाँ प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर आया है वही दूरी यहाँ पर भी आएगा। तो आपको ये बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही बार यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे कितना आया है, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और वही दूरी यहाँ भी आएगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, राइट। ये मिल गया दूरी। अब इतना चीजें आपको अच्छे तरीके से आ गया। अब हमें सेकंड काम ये करना है यहाँ पर कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, यहाँ पे निकाल लेते हैं। या टोटल एक ही देखो, यहाँ प्लस क्यू कारण जितना उत्पन्न कर रहा है उतना ही माइनस क्यू भी उत्पन्न करेगा, राइट, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा भैया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके और इसके कारण यहाँ पर कितना उत्पन्न हो रहा है, टोटल हमने यहाँ लिख भी दिया है, कितना हो जाएगा, यही फार्मूला लिखना है आपको। E इक्वल कितना है सर, 2E डैश कॉस थीटा, इतना पता है ना। अब यहाँ पर अगर इतना पता है अच्छे तरीके से तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा E इक्वल 2। E क्या है सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि प्लस क्यू आवेश यहाँ पर कितना उत्पन्न कर रहा है, या माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना कर रहा है, निकाल लेते हैं सर बगल में। यहाँ पे आप चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो होता है K Q अपान का R स्क्वायर होता है। ये तो हमारा फार्मूला है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से सर पता है, राइट। ये हमारा फार्मूला है सूत्र से, ठीक है।
अब यहाँ अगर इसको अप्लाई किया जाए तो ई डैश की जो वैल्यू होगा इससे क्या होने वाला है, तो ई डैश की वैल्यू के क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू अपान आर स्क्वायर क्या होगा, अगर हम प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं यहाँ पर तो इसके बीच की दूरी है, तो दूरी कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या है सर, दूरी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, तो बस यही दूरी यहाँ पे लाके पुट ऑफ करना है। समझ में आ गया, तो रख देते हैं। ई डैश की वैल्यू कितना है, के है, क्यू है, अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर गुणे, यहाँ पर कॉस थीटा दिख रहा है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, क्या होता है, आधार बटे कड़। चाहे इसके ले लिए 90, चाहे ये 90 ले ले, क्योंकि दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। इसमें कड़ एक जैसा है, इसमें भी कड़ एक जैसा है, इसके लिए लंब एक जैसा है, इसके लिए आधार एक जैसा है। तो किसी एक ट्रायंगल में ले रहे हैं कॉस थीटा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो ये आया है ई डैश की वैल्यू, अगर यहाँ पर ई डैश की वैल्यू पुट ऑफ कर रहे हैं हम, तो ई डैश यहाँ पर जो होने वाला है कॉस थीटा की वैल्यू, वो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता, क्या होता है, आधार बटे कड़। मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार क्या है, एल है, और कड़ क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये कॉस थीटा में कहाँ स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि सर एल अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर होता है, रख दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे ई इक्वल आपका क्या हो जाएगा, के क्यू 2l को साथ में दे देते हैं, क्या आ जाएगा, 2l साथ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे गुणा सामने सामने होता है तो k को बाहर कर दिया, q के क्यू 2l, राइट। नीचे वाला क्या है देखो, यहाँ पर इसको स्क्वायर से रूट चला गया तो बचा क्या सर, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में देखना आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट को हम लोग को लिखते हैं हाफ पावर, क्या लिखते हैं, पावर में हाफ। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2, और इसकी पावर कुछ भी नहीं तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे आंसर करेंगे तो ई इक्वल आपका आ जाएगा के, और चूंकि हम बता सकते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2l, इसका मतलब सर यहाँ K Q और 2l जो आपका है ये लाइन, ये क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अब देखते हैं नीचे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, एक यहाँ है, आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आधार समान तो एक ही बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 + 1/2, 1 + 1/2। अब 2 × 2 + 1 3/2। इसका अगला लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ई इक्वल KP अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 2 3, 3/2, 3/2 ये हो गया। अब यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है कि सर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि एल क्या है, वो आपका वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं भैया,
शून्य मान लें, अगर नगण्य मान लें, तो आपका आंसर आने वाला कुछ इस प्रकार, ई इक्वल आपका होगा के पी अपान ये एल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से केवल बचेगा आर स्क्वायर का पावर 3 अपान का 2। राइट सर बच्चों, अगर इतना बच गया तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं अगला पॉइंट कि ई इक्वल के पी अपान, देखना आर की पावर है, किसी का पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 2 आर की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में लिखा है 3 अपान का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आर का क्यूब। राइट, तो यहाँ पर बचने वाला क्या, आर का क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, आर की पावर ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल, तो पावर कितना बचेगा, 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ई इक्वल के पी अपान का आर क्यूब। राइट, मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो कितना होता है, के पी अपान का आर क्यूब। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। इनके हम चीज़ों को बात कर लेते हैं कि यहाँ फार्मूले में क्या क्या आया है सर। तो यहाँ पे आपके पास आया है ई इक्वल के पी अपान आर क्यूब। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमको मिला है, ये फार्मूले में कौन क्या है, तो यहाँ पे आपका ई जो है, इसे ई को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे के जो है, इस के को बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक। उसके बाद में यहाँ पर जो P है, इस P को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद यहाँ R जो है, ये बीच की दूरी है, जिस बिंदु से निकाल रहे हैं उस बीच की क्या है, बिंदु के बीच की दूरी होने वाला है। राइट, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सर फार्मूले में कौन क्या है, और यहाँ पर जो के है उसका मान भी आपको याद होना चाहिए कि सर के की वैल्यू जो होता है वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, अच्छे तरीके से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको फिर से नीचे की ओर ले चलते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। आप इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। प्लस के कारण यहाँ पर ऊपर की ओर रिपल हुआ है, प्लस प्लस क्या करता है, रिपल्सन करता है, जिसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर बनाई। यहाँ पर डायरेक्शन दूसरा क्या, माइनस प्लस क्या होता है, अटैक क्या रहता है, इसलिए एक डायरेक्शन इधर होगा। तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos 2 थीटा हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र निकालना है इसलिए 2e डैश cos थीटा टोटल होगा। और हमें यहाँ की बीच की दूरी चाहिए था, इसलिए हमने क्या निकाला है, पाइथागोरस प्रमेय से बीच की दूरी को निकालना है। इस प्रकार से कुछ के की वैल्यू, और यहाँ ए बी बराबर है किसके, AD के, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। फिर आपको लिखना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E इक्वल टू ई डैश cos थीटा लिख लेंगे। यहाँ पर आपको E इक्वल टू ई डैश की वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपान इसका सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर ई डैश के क्यू अपान आर स्क्वायर की वैल्यू होगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हमने आधार अपान कड़ होता है L अपान √r स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा। इसको लाके यहाँ पुटअप कर दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे इसको लाके रखेंगे तो के क्यू 2L हो गया, के क्यू 2L, क्योंकि हमने Q2L जानते हैं कि P इक्वल होता है Q2L। अब P इक्वल होता है Q2L, तो यहाँ पर आ जाएगा KP अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या होता है, देखो अंडर रूट खत्म हो गया था यहाँ से, स्क्वायर से अंडर रूट। अब ये जो हुआ अंडर रूट जब हटाएंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है हाफ का पावर 1/2। यहाँ पर आप क्या 1/2। अब ये आधार समान है, घातें आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि सर E इक्वल क्या हो गया, के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 2 एकम 2 प्लस 1 3/2।
तो आर स्क्वायर बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को शून्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मान लेते हैं तो ये एल स्क्वायर चला गया, अब ये एल स्क्वायर चला गया तो ई इक्वल हो गया के पी अपान आर स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, अपान हो गया के पी अपान अंडर रूट आपका आर का क्यूब। और यही हो गया आंसर जिसका हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया। ठीक है राइट, तो इसका अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम हर दिन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के हाजिर हैं। थैंक यू।